सर अभी अपने पास में ये चौथी घोड़ी है चौथी ना? घोड़ी साहब। तो सर ये किस लाइन की है? सर ये एक बाबर नाम का घोड़ा हुआ करता था, काला अबलख। बाबर। बाबर, ओके। और ये उस घोड़े की है डायरेक्ट बच्ची। अच्छा। और इसकी माँ भी अननोन है, लेकिन वो अबलख घोड़ी थी। माँ अननोन है पर अबलख थी। अबलख थी। तो सर आपने भी, मेरे को लगता है कि अभी बोनी बना आए थे 6-7 घोड़ा घोड़ी सब डीएनए करा दी। सर मैंने तो आज से 4 साल पहले भी करवाए थे, लेकिन अब जो मैंने नए कुछ 3-4 एनिमल जो चेंज किए नए लिए वो सब करवा दिए साहब। सब करा दिए। हाँ जी। तो सर मैं जानना चाहूँगा कि घोड़ों का स्पोर्ट्स में क्या योगदान है, और जो एंडोरेंस वगैरह उसके बारे में मेरे को तो नॉलेज है नहीं इतनी, पर मेरे को पता है कि आप एंडोरेंस में गए हुए हो, तो थोड़ा एंडोरेंस के बारे में बताएं कि आजकल के जो युवा हैं वो घोड़ा घोड़ी के साथ में कि एंडोरेंस में भी कैसे आ सकते हैं। सब ऐसा है, जैसे मारवाड़ी जो घोड़ा है, जैसे मैंने पहले बोला कि पुराने टाइम में तो सब घोड़ा इसको देसी घोड़ा बोलते थे। मारवाड़ी का नाम तो बहुत बाद में आया, क्योंकि किसी एरिया में इसको मालानी बोलते हैं, किसी में मतलब कुछ बोलते हैं, अलग अलग एरिया का अपना अपना नाम था इन घोड़ों का। ठीक है, बाद में चलो मारवाड़ी के नाम से इनको रजिस्टर किया गया, काठियावाड़ी ब्रीड के नाम से रजिस्टर हो गई ब्रीड, एक सिंधी के नाम से हो गई। ठीक है, और हमने मेहनत करके एक नुकरा भी अलग से करवा दिया अब। तो उसमें सब ऐसा कि पुराने टाइम में तो ये सब घोड़े काम के में आते थे, राइडिंग का काम जैसे इनसे लिया जाता था, और अब ये सब बन के शोपीस बन के रह गए हैं। ठीक है, तो उसमें जो ये मारवाड़ी घोड़ा है या काठियावाड़ी या जितने अपने ये इंडियन ब्रीड्स हैं, इनको अगर मतलब स्पोर्ट्स में जैसे टेंट पैकिंग और इंड्योरेंस, इन दोनों में ये घोड़े अपने आप को काफी अच्छा साबित कर रहे हैं, और इसके लिए अलग अलग संस्था कोशिश भी कर रही है। जैसे पंजाब से हमारी गुरु गोबिंद सिंह हॉर्स ब्रीडर सोसाइटी है, उसकी तरफ से हम कुछ लोग हैं जो काफी राइड करते हैं और इंड्योरेंस के लिए घोड़े तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। और उसमें से हम 2 लोग, मैं और यादविंदर वरकंदी जी हैं, हम दोनों ने जो लास्ट ईयर नेशनल इंड्योरेंस हुई थी जयपुर में, तो वहाँ पंजाब की तरफ से हमने दोनों ने पार्टिसिपेट किया था। और हैरानी की बात यह है कि पिछले लगभग 8-9 साल से पंजाब की टीम कभी गई नहीं थी। अच्छा। पहले बार टीम गई थी। आप गए थे और कौन गए? मैं और यादविंदर जी गए थे, और 2 निहंग सिंह थे वहां से फतेहगढ़ साहब से। अच्छा। 4 लोगों की हमारी टीम गई थी वहां, और हमारी टीम की काफी अच्छी परफॉर्मेंस रही थी। तो सर जो अभी ये युवा जो आ रहे हैं वो यानी कि एंडोरेंस में कैसे प्रैक्टिस करें, कैसे आएं? सब उसमें मेरा सब ये मानना है, जो इंड्योरेंस रेस है और इसको ना आने वाले टाइम में ये ओलंपिक में ऐड कर रहे हैं। ओलंपिक्स में, ठीक है। तो वैसे इंटरनेशनल लेवल पे तो वैसे इसके बहुत ज़्यादा कंपटीशन होते हैं, क्योंकि अरेबियन घोड़े इंड्योरेंस के लिए मशहूर हैं। दुबई में या और दूसरी हर कंट्री में इंड्योरेंस रेस होती है, लेकिन इंडिया में ये पहले कल्चर नहीं था। ये थोड़ा थोड़ा अब पहले शुरू हुआ है। तो अब जैसे इंड्योरेंस का ये सिस्टम है साहब, इंड्योरेंस 40 किलोमीटर से स्टार्ट होती है, जिसको क्वालिफायर बोलते हैं। ओके। जो इंड्योरेंस पहले 40 किलोमीटर, जब घोड़ा और राइडर दोनों 40 किलोमीटर क्लियर कर लेते हैं, तो फिर उसके बाद वो 60 किलोमीटर। 60 के बाद 2 रेसेस उनको 80 किलोमीटर की खेलनी होती है। अच्छा। जब आप 2 रेसेस 80 किलोमीटर की खेल रहती है, तो आप इंटरनेशनल कंपटीशन के लिए एलिजिबल हो जाते हो, या इंडिया की टीम के लिए ट्रायल देने के लिए एलिजिबल हो आप। ओके। वैसे जो इंड्योरेंस का स्टैंडर्ड है, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, वो सब 120 किलोमीटर और 160 किलोमीटर की होती है। अच्छा अच्छा। जो गेम है, मतलब जो वर्ल्ड लेवल पे वो गेम 120 और 160 किलोमीटर की है। ओके। ठीक है, लेकिन इंडिया में मतलब आज तक मुझे लगता है कि जैसे 100 किलोमीटर तक हुई है। जैसे बोनी बना 100 किलोमीटर खेले हैं, शायद आई थिंक देवेंद्र सिंह जी नवलगढ़ खेले हैं, एक गौरव जोशी हैं शायद वो खेले हैं। कहने का मतलब कुछ राइडर हैं जो इससे 4-5 साल पहले मतलब ये खेले हैं, लेकिन उसके बाद किसी कारण ये इंड्योरेंस का थोड़ा कम हो गया था। अब दोबारा फिर ये 2 साल से शुरू हुआ है। और जो यंग राइडर्स हैं, मैं उनको ये बेनती करूंगा कि इस जैसे घोड़ों जो ये इवेंट है, इसमें काफ़ी फ्यूचर है। अगर कोई भी बच्चा जो राइडिंग का घोड़ा ले लेता है, मतलब कोई 1.5-2 लाख रुपए में, ठीक है, अगर उसके ऊपर वो थोड़ी प्रैक्टिस करता है, मेहनत करता है, जैसे जो इंड्योरेंस खेल चुके लोग हैं उनसे गाइडेंस लेता है, उनसे एक शेड्यूल ले लेता है कि घोड़े को कैसे प्रैक्टिस करवानी है, क्या करना है, तो इसका आने वाले टाइम में काफ़ी फायदा होने वाला है। और हमारे कई पुलिस ऑफिसर्स भी ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि जो घोड़ों से गेम करने वाले लोग हैं उनको जॉब्स वगैरह भी वो ऑफर कर रहे हैं। अच्छा, अगर स्पोर्ट्स में अच्छा प्रदर्शन रहता है तो जॉब मिलती। सब ऐसे जब हमारे फरीदकोट के 3-4 लड़के हैं जो अब चंडीगढ़ पुलिस में जो जॉब कर रहे हैं, शो जंपिंग कर रहे हैं वो, और वो हमारे साथ ही राइडिंग करते थे, अच्छे बढ़िया मतलब सेटल है वो आज। तो सर आप जैसे कि इंड्योरेंस वगैरह खेलते हो तो कितने घंटे आप प्रैक्टिस करते हो? सब उसमें राइडिंग की
हाँ वो सब उसमें मैं आपको बताता हूँ। अगर तो फन राइड करना है, जैसे लोग करते हैं, कई लोग अपनी वीडियोस डालने के लिए, अपनी प्रमोशन के लिए, या वैसे मतलब फन राइड टाइप बोलते हैं, जो 2 दिन की राइड कर ली, 3 दिन की राइड कर ली, उसका तो कोई वो सिस्टम नहीं होता। वो तो उनकी मर्जी है कि वो 20 किलोमीटर करें चाहे 100 किलोमीटर करें। लेकिन जो मतलब अगर आपने कंपटीशन के हिसाब से और इसको एक गेम की तरह तैयार करना है, तो फिर इसके लिए आपको एक शेड्यूल बनाना पड़ता है साहब, क्योंकि देखो डेली भी घोड़ा बहुत ज्यादा काम नहीं कर सकता, और घोड़े को रेस्ट भी देना तो हिसाब से देना है। तो उसमें साहब ये होता है कि अगर 40 किलोमीटर हमने खेलनी है तो हमें 60 किलोमीटर की तैयारी करनी पड़ती है। और 60 किलोमीटर फिर ऐसा कि हफ्ते में एक दिन तो घोड़ा 60 किलोमीटर जाए, अब नहीं तो 2 दिन जाए, 2 दिन घोड़ा 40 किलोमीटर जाए, 2 दिन घोड़ा कम, उसको और किसी किस्म की एक्सरसाइज दी जाए। मतलब लेकिन उसमें आप ये मानो कि जब आज मैंने इससे पहले 40 किलोमीटर खेली और मैंने वो क्वालिफाई की है, अब मैं 60 किलोमीटर के लिए एलिजिबल हूँ, और जो नेक्स्ट ईयर आने वाली 60 और 80 खेलने वाला हूँ मैं, उसके लिए मैं घोड़े की तैयारी कर रहा हूँ। मतलब अब मैं प्रैक्टिस 80 किलोमीटर के लिए कर रहा हूँ साहब। तो सर आप घोड़े पे जब राइडिंग करते हो तो कितने घंटे की राइडिंग करते हो? सब ये आप मानो प्रैक्टिस में वो सब मान के चलो आप 2.5 घंटे से लेकर कितने किलोमीटर जाते हो आप? तो सब मैं रूटीन में जब मैं 40 किलोमीटर की तैयारी कर रहा था तो उस टाइम मैं 50 किलोमीटर राइड करता था। 50 किलोमीटर करता। और आज अब मैं मतलब क्योंकि अब गर्मी का मौसम है, ठीक है, अब मैं 35-40 जब भी घोड़ा निकालता हूँ, ठीक है, हफ्ते में 2 दिन करता हूँ साहब। लेकिन जब सर्दी का मौसम शुरू हो जाएगा तो मुझे हो सकता है हफ्ते में एक आध बार 80 किलोमीटर भी करना पड़े। 80 किलोमीटर करना पड़े साहब। बहुत टाइम लग जाता होगा? सब लगता है। एवरेज घोड़े की स्पीड है जो आप ये मानो 16-17 की निकलती है, उस हिसाब से आप बना लो। थकते नहीं होगे सर? सब वैसी बॉडी हो जाती है। मैं एक बार घोड़े पे बैठा था तो मान के चलो 1 किलोमीटर भी नहीं गया होऊंगा, उस रात को मेरी जांघें इतनी दर्द करी ना, मेरे को लगा यार ये घोड़े पे कैसे स्टार्टिंग में होता है, बाद में आपकी बॉडी वैसी हो जाती है। देखो जो खुद क्रॉस कंट्री दौड़ते हैं लड़के साहब 20 किलोमीटर या वो तो देखो खुद जो दौड़ के 20 किलोमीटर करता है तो उसको वो भी प्रैक्टिस करके अपनी बॉडी को उस ढंग से कर ही लेते हैं साहब। मैं सर एक चीज और पूछना चाहूंगा, जैसे कि आप डीएनए के उसमें हो तो कि नुकरों का भी डीएनए हो रहा है ना, तो वो नुकरों का भी डीएनए मेरे को लगता है कि पंजाब ने आपने ही स्टार्टिंग की थी। सब वो ऐसा है जब तो उसके बारे में भी बताया कि नुकरों में भी क्या है, कोई बोलता है कि ये तो पता नहीं क्या ब्रीड है क्या है, तो उसको भी थोड़ा क्लियर करें। सब उसमें भी ऐसा था। जब हमने ये डीएनए वाला काम शुरू किया तब वहाँ बात आई कि इंडिया में जो घोड़ों की ब्रीड्स कितनी है, तो वहाँ मतलब जो 4-5 जो ज्यादा मशहूर ब्रीड्स हैं, जैसे सिंधी हो गया, काठियावाड़ी हो गया, ठीक है, ये मारवाड़ी हो गया, ठीक है, जो मणिपुरी पोनी थे वो हो गए। जब इनकी लिस्ट बन रही थी तो वहाँ मैंने, क्योंकि मेरी पंजाब के साथ हमदर्दी थी, पंजाब के किसानों के साथ हमदर्दी थी, तो मैंने वहाँ एक क्वेश्चन रख दिया कि भाई नुकरे को भी एज ब्रीड रजिस्टर किया जाए। तो उसमें सब बहुत सी क्वेश्चनिंग हुई, बहुत सी मतलब डिस्कशन हुई कि भाई यार नुकरा वो ये तो अल्बिनो है, ये तो जीन बिगड़ा हुआ है, इस वजह से व्हाइट कलर आ गया, ये हो गया वो आ गया। तो वहाँ फिर सब कम से कम मुझे 7-8 घंटे की लंबी मतलब 2 दिन में 3-3 घंटे बहस करके उनको कन्विंस किया कि भाई हमने पंजाब ने नुकरों पे इतना ज्यादा काम कर दिया कि अब जगह अगर मतलब चंबी घोड़ी या नुकरी घोड़ी बच्चा देती है, अगर 100 घोड़ी सूती है तो उसमें 80 घोड़ियां तो नुकरा बच्चा दे रही हैं। तो अब तो ये वो जीन फॉल्ट वाली बात रही नहीं, और उसमें फॉर्म की 1-2 ब्रीड्स ऐसी हैं जो नुकरे से मिलती जुलती हैं, उनकी थोड़ी रेफरेंस देके तो हमने ये कोशिश की कि नुकरे को एज ब्रीड रजिस्टर किया जाए। क्योंकि कल को अगर फॉर एग्जांपल कोई एक्सपोर्ट वगैरह खुलती है, कोई हमारे चाहे पड़ोस के कंट्री है, चाहे छोटे कंट्री श्रीलंका हो गया, पाकिस्तान हो गया या और कोई हो गया, जो मिलते कान वाले नुकरे के बहुत शौकीन है, अगर वो खरीदना चाहें तो फिर वो डीएनए के बगैर ये चीज पॉसिबल नहीं थी ना साहब। तो अब उस टाइम सब फिर ये सब ने मिलके जो हमारी कमेटी थी उन्होंने ये फिर फैसला किया कि ठीक है कि इसको एज ब्रीड हम जो परमिट करते हैं कि आप एज ब्रीड नुकरे को करो। अब नुकरा को जब डीएनए करवाना है तो वो ब्रीड वहां नुकरा लिखा जाता है साहब। अच्छा। एज ब्रीड उसको रजिस्टर किया जाता है, कोई एज पहले नहीं लिखा जाता? पहले नहीं, पहले तो उसको ये माना जाता था कि ये तो एक जीन फॉल्ट है जी। ओके। बाकी सर मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जो ब्रीडिंग है कि आपके पास में जैसे 14-15 घोड़ा घोड़ी है ना, तो जरा ब्रीडिंग के बारे में बताएं, क्योंकि आजकल क्या होता है एक दूसरा राज्य एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहा है कि इसने इन ब्रीडिंग चालू करी, तो एक दूसरे को दोषी ठहराया जा रहा है। तो आखिर ये इन ब्रीडिंग, मैं ये नहीं पूछूंगा कि कौन गलती कर रहा है, मैं खाली ये आपसे जानना चाहूंगा कि इन ब्रीडिंग क्या है और ब्रीडिंग क्या है। सब देखो, जो आप इन ब्रीडिंग की बात कर रहे हो, इन ब्रीडिंग जैसे किसी भी ब्रीड में, चाहे वो भैंस गाय या कुत्ता या घोड़े में, जब किसी एक चीज को प्रमोट करना है, मतलब किसी भी
ब्रीड की, एक उसकी नेक को प्रमोट करना है, उसके फेस को जो मतलब उसकी आप बेटर चीज चाहते हो, तो कई बार उसके लिए इन ब्रीडिंग की जाती है, ठीक है। लेकिन वो जो इन ब्रीडिंग है वो ज्यादा नहीं, वो ट्रायल के तौर पे की जा सकती है कि भाई हमने एक बार कोशिश करके एक चीज पैदा कर ली, आगे फिर उसको अलग अलग ब्रीड के साथ वो किया। उसमें सब ऐसा है कि जब तक डीएनए का फंडा ही नहीं क्लियर होता, देखो मैं ये बोलता हूं कि पंजाब में कई घोड़े हैं जो गलत मज्जू के लाइन के घोड़े बन के घूम रहे हैं, राजस्थान में कई घोड़े हैं जो तूफान के आलीशान के बन के घूम रहे हैं, ठीक है। जब तक ये फंडा ही नहीं क्लियर होता कि भाई ये घोड़ा वाकई उस ब्रीड का है, तब तक हम इन ब्रीडिंग और दूसरी ब्रीडिंग का कुछ कह नहीं सकते। यानी कि ऐसे बोलते हैं कि देशभक्ति की बातें ना करें जब खुद गलत है, जैसे खुद गलत है। और जो आप बात बोल रहे हो कि वो बोल रहे हैं कि वो ऐसा कर रहे हैं, वो बोल रहे हैं वो ऐसा कर रहे हैं, उसमें सब देखो इन ब्रीडिंग जो भी ब्रीडर था, चाहे वो राजस्थान का था चाहे वो पंजाब का था, उसने बेस्ट एनिमल पैदा करने के लिए दोनों ने ही कसर नहीं छोड़ी, चाहे इंडिया की किसी भी स्टेट का था, ठीक है ना। आगे गलती सब ये मैं कहूंगा कि ये सबकी गलती है। हम ये भी मान सकते हैं कि उन्होंने अच्छा करने के लिए नहीं सर, मैं आपको बोलता हूं उन्होंने किया तो अच्छा करने के लिए ही, लेकिन इन ब्रीडिंग का ये रहता है कि उसमें अच्छाइयां भी आगे आती है, बुराइयां भी आगे आती हैं, यानी रिस्क लिया उन्होंने, ठीक है। जैसे नुकरे में है पंजाब में बहुत ज्यादा इनब्रीडिंग हुई है, हम किसी को क्यों दोष ठहराएं कि पंजाब में मतलब जो नामवर घोड़ा था उसी के बच्चे बच्चियां अलग अलग लोगों के पास आए, उसी के बच्चे को उसी के बच्ची के साथ क्रॉस किया गया बहन भाई को, तो इनब्रीडिंग हो गई वो। और मतलब ऐसे राजस्थान में भी है, राजस्थान में भी बहुत से ऐसे घोड़े थे, ठीक है, जिनकी औलाद अच्छी होने की वजह से आपस में क्रॉस करवाया गया। इसमें हम किसी को एक स्टेट को दोष नहीं दे सकते कि उसने गलत किया। नहीं, पर सर जैसे कि व्हाट्सएप में लड़ाइयाँ चलती रहती है, जो फालतू लोग हैं जो सुबह उठते ही बोलते हैं गुड मॉर्निंग भाइयों, फ्री हो गए क्या, और शाम को सोने के बाद में फ्री हो गए क्या। तो ऐसे लोग तो मेरे को लगता है कि इसी मुद्दे पे बात करते रहते हैं कि ये फलाना राज्य चोर है, फलाना राज्य चोर है। सब मैं ये मानता हूं कि उन लोगों के पास टाइम है इन बातों के लिए, जो एक बिजी आदमी है, ठीक है, उनके पास तो देखो अगर कोई हम महीने में एक बार या हफ्ते में एक बार बात करते हैं तो हम उस मुद्दे पे बात कर सकते हो। डेली इतना ज्यादा व्हाट्सएप पे बैठना या इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे बैठना मैं तो अफोर्ड करता नहीं साहब, और किसी का मुझे पता नहीं। पर आजकल जैसे एक ट्रेंड और चल गया, आजकल जैसे घोड़े वाले जो खुद हैं 90% लोग खुद झूठे हैं, है ना, और दूसरों को चोर बोलने वाले हैं। अब आजकल के नए टॉपिक क्या आ गया कि यूट्यूब वालों को पकड़ने लग गए हैं, जो उनको दलाल हैं वो तो अच्छे लगते हैं, और बाकी के कहते हैं कि या तो ये तो नए लोग पुराने लोग करके लोगों को भिड़ाने का काम कर रहे हैं। क्यों भाई, तेरे को ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि खुद तू चोर है इसलिए। ये सब उसमें मैं बोलता हूँ ना, मैं जैसे मैंने पहले इंटरव्यू में भी बोला था कि जो आदमी का खुद का किरदार होता है वो दूसरे को ऐसा समझता है, ठीक है। अगर मैं खुद कोई गलत काम करता हूं तो जब ऐसा ही कोई और काम आदमी कर रहा है तो वो मुझे ये लगेगा जैसे मैंने बैड इंटेंशन के साथ किया वो भी इसी इंटेंशन के साथ कर रहा है, तो उसका कोई इलाज नहीं है साहब। देखो जैसे मैंने बोला ना, 5 उंगली एक जैसी नहीं है, सब जज एक जैसे नहीं है, सब ब्रीडर एक जैसे नहीं है, सब ब्रोकर एक जैसे नहीं है, सब ट्रेडिंग वाले आदमी एक जैसे नहीं है, सब यूट्यूब वाले एक जैसे नहीं है। वो हर आदमी का किरदार है, लेकिन सब उसमें क्या होता है कि जो मीठी बातें करने वाले या इस किस्म के लोग हैं वो 2-3 साल में एक्सपोज हो जाते हैं। जो लंबा टाइम चलता है, ठीक है, वो तो फिर जो जेन्युइनिटी है वही चलेगी साहब। वो चाहे कोई सोसाइटी है, चाहे कोई आदमी है, चाहे कोई कुछ भी अथॉरिटी है, जो जेन्युइन है, ठीक है, वो लंबा टाइम चलेगा। दूसरों का लाइफ 4-5 साल की होती है, उसके बाद एक चीज सर ये भी नहीं, साला तुम्हारा जिससे मैटर उसको तो तुमको सफाई नहीं दी जा रही, उंगली उठाने लग जाते हो दूसरे के ऊपर है। साला अपनी गिरेबान में तो झाँक के देखो, यूट्यूब वालों के ऊपर आरोप लगा, झूठ तो तुम बोलते हो, यूट्यूब वाला तो खाली रिकॉर्ड ही तो कर रहा है भाई, यूट्यूब वाले ने थोड़ी बोला कि तू झूठ बोल। सब मैं यही तो बोल रहा हूँ ना कि जिस आदमी का जो किरदार है वो दूसरे को वैसा समझता है, ठीक है। वो अगर यूट्यूब वालों को समझ रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो कभी यूट्यूब वालों को झूठ बोला होगा, तो अब उसको ये लग रहा है कि भाई सब यूट्यूब वाले ऐसे हैं। फिर आए तो खुल के सामने आना, अंदर ही अंदर के सामने आता है। क्योंकि देखो सर, अगर हम झूठे हैं तो खुल के सामने आ, पीछे से एक दूसरे के थ्रू क्यों आ रहा है? प्रदीप जी, मैं आपको भी यही बेनती करूंगा कि देखो आप ईमानदारी से काम कर रहे हो, कोई अगर आपके ऊपर आरोप लगा रहा है तो आस्ते आस्ते 1-2 साल में कुदरत उसको जवाब दे देती है। मेरा तो ये मानना कि जब हम गलत होते हैं ना तब तो हमें सफाई देने की जरूरत पड़ती है। जब हम गलत, आप अगर गलत नहीं हो, यूट्यूब वाले मान लो आप नहीं सर, हमारे भी यूट्यूब में देखो ऐसे नहीं कि सारे लोग अच्छे हैं, हमारे यूट्यूब में भी आजकल दलाल पैदा हो गए, सब हैं हर जगह। देखो फोटोग्राफी में, यूट्यूब में, हर जगह दुकानदारी सब हर जगह है। देखो फोटोग्राफी में भी मतलब कई लोग हैं जो फोटोग्राफी के जरिए अच्छे ग्राहक उनके संपर्क में आते हैं और उनको अच्छी कीमत में एनिमल बेचते हैं। लेकिन मैं उसको ये मानता हूं कि अगर वो अपना ये काम कर रहे हैं, अगर वो ईमानदारी से कर रहे हैं तो कोई गलत नहीं है। लेकिन जब वो ओनर को चीट
कर रहे हैं, ठीक है। अब बेचने वाले को और खरीदने वाले दोनों को चीट कर रहे हैं, तो फिर वो एक्सपोज साल 2 साल में लोगों में हो जाते हैं कि भाई ये गलत कर रहे हैं। तो कभी ना कभी सामने आ ही जाता है। सच तो सामने आ ही जाता था, कई बार फिर माफी मांगनी पड़ती है कि भाई मैंने ये गलत किया। सर मैं अब लास्ट में एक चीज और पूछना चाहूंगा कि जो नए लोग घोड़ा मार्केट में एंटर हो रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगे? कि ये सबसे मेन टॉपिक है सारे टॉपिकों में क्योंकि सबसे ज्यादा नए लोग आ रहे हैं अभी। सर मेरा तो ये मानना है कि नए लोग जो हैं, सबसे पहले तो मैं उनको ये बेनती करूंगा कि वो चाहे सामान कम लें, कहने का मतलब अगर वो 5 एनिमल खरीदने चाहते हैं तो 5 की बजाय 2 लें, लेकिन वो अच्छी क्वालिटी के लें, क्योंकि अगर वो अच्छी क्वालिटी का लेंगे तो उनको फायदा होगा, कभी भी वो घाटे में नहीं जाएंगे। वो नंबर ऑफ एनिमल के चक्कर में मत पड़े, क्वालिटी ऑफ एनिमल के चक्कर में। दूसरी बात, अगर वो हर ब्रीडर को, हर किसान को जाके भाई बोले कि भाई मुझे तो तेरे बच्चे का डीएनए करवाना है, मैं तो डीएनए के हिसाब से बच्चा लूंगा, मैं कीमत तुम्हें 20-50 हजार लाख रुपए ज्यादा दूंगा, ये बोले डीएनए के पैसे भी मैं दे दूंगा, तो उससे क्या है, जो वो खरीदना चाहते हैं उनको वही चीज मिलेगी। अगर वो दिलबाग का बच्चा खरीदना चाहते हैं, अगर वो काले कांटे का खरीदना चाहते हैं, देवराज का खरीदना चाहते हैं, वो शान का खरीदना चाहते हैं, वो सुरखाब का खरीदना चाहते हैं, वो भारत रत्न किसी का भी खरीदना चाहते हैं, अलबख्श का खरीदना चाहते हैं, तो उनको वही बच्चा तब मिलेगा, प्योरिटी मिलेगी। और वो मतलब मेरा ये मानना है कि वो जल्दी मत करें, आराम से खरीदें और कोशिश करें कि मतलब वो जो चीज खरीद रहे हैं को वास्तव में जेन्युइन चीज है वो खरीदें। और दूसरी बात ये है कि जितना भी मीठी बातों वालों से बच सकते हैं बच जाएं तो अच्छे रहेंगे। यानी कि शाही पनीर वालों से बचे हैं। शाही पनीर वालों से बचे क्योंकि शाही पनीर के पैसे उसको पता नहीं कि तेरे से लिए जाएंगे। सर मैं एक चीज सवाल और पूछना चाहूंगा कि जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में लोग बोलते हैं कि यार ये तो चालू हो गया, हमारे भी घोड़े भिजवाओ, क्या है? तो क्या एक्सपोर्ट इंपोर्ट घोड़े करना क्या हंसी मजाक है या इतना आसान है क्या? नहीं साहब, ये इतना आसान नहीं है। पहली बात तो ये है कि इसमें ये लोगों के दिमाग में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है कि अगर एक्सपोर्ट खुल गई तो पता नहीं क्या हो जाएगा। देखो, मेजोरिटी कंट्रीज सब ऐसे कंट्रीज हैं जो इंडियन घोड़े खरीदने नहीं चाहते। कुछ कंट्री हैं जो जहां इंडियन घोड़ों की डिमांड है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अगर वो घोड़े चलो उन कंट्रीज में भी जाएं तो जितने घोड़े अब अपने इंडिया में पैदा हो रहे हैं तो अगर वो वहां जाते हैं तो अच्छी कीमत मिल जाएगी, नो डाउट। ठीक है, कीमत तो अब इंडिया में भी बहुत ज्यादा है, पैसा भी तो बहुत लगेगा। दूसरी बात बताता हूँ, उसमें ऐसा है कि जैसे हमने कोशिश चल रही है जो हमारी नेशनल कॉन्फेडरेशन की तरफ से और जो इंडिजिनियस हॉर्स सोसाइटी की तरफ से, ठीक है, कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें अब ये एक दिया है, आश्वासन दिया है कि भाई हम जो पहले एनओसी देना बंद कर दिया था, अगर आप अब बाहर कोई बैठा आदमी घोड़ा इंडिया से वहां ले जाना चाहता है तो वो अगर अप्लाई करता था हम उसको एनओसी देंगे और परमिट करेंगे कि घोड़ा ले जाए। मतलब वो इतना भी ज्यादा डराने वाली बात नहीं है कि वो पॉसिबल ही नहीं है या बहुत ज्यादा खर्चे वाला काम है, और इतना आसान भी नहीं है कि अगर ये माना जाए कि भाई हर कोई आदमी है जो वो ठीक है वो रेगुलेशन भी तो सर बहुत टाइट होगी मेरे को लगता है। सब है, वही मैं बोल रहा हूँ, लेकिन उसमें सब जब अब काम शुरू होगा तो उसके बाद लोगों को काफी क्लियरिटी इसके बारे में हो जाएगी। लेकिन हमारी उसमें भी ये इच्छा, सब कई सोसाइटीज ये चाहती हैं कि ये काम सिर्फ हमारे थ्रू हो, ठीक है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि किसान ये काम डायरेक्ट कर सके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू, गवर्नमेंट ऑफ सोसाइटी के थ्रू ना हो, वरना उसमें भी दलाली चालू। वही तो मैं बोल रहा हूँ साहब, वो कुछ सोसाइटियां हैं जो ये चाहती हैं कि ये काम सिर्फ हमारे थ्रू हो, जब हम स्टैंप लगाएं तब हो। हम उस चीज के खिलाफ है। हम ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑफिस में डायरेक्ट आप अप्लाई करो, आप अपना एक्सपोर्ट का लाइसेंस बनाओ, लाइसेंस बना के आप डायरेक्ट उसमें अप्लाई करो, और जो बायर है वो अपनी इच्छा जाहिर करे कि भाई ये चीज मैं लेनी चाहता हूं, तो गवर्नमेंट डायरेक्ट किसान को एनओसी दे। यानी उसमें जो घोड़े वालों का किसी भी सोसाइटी का एनवायरमेंट नहीं होना चाहिए, रहेगा तो उसमें भी ये तो फिर उसमें सब ड्रामेबाजी, दलाली चालू कर देंगे, यार ये मेरा दोस्त नहीं है, ये मेरा दुश्मन है, तो उसका घोड़ा मत भेजिए, उसमें ड्रामेबाजी शुरू हो जाएगी साहब। ओके, थैंक यू सर। मैं आपका दिल से शुक्रिया करूंगा कि इतनी आपने आज मेरे को सच्चाई बताई है कि जो जिससे मैं भी अवगत नहीं था, और रिंग के बारे में भी आपने बहुत अच्छी सच्चाई बताई, तो इसके लिए मैं आपका दिल से शुक्रिया करना चाहूंगा, और हमारे चैनल के जो नए लोग हैं उनको भी सच पता लग पाएगा। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर।